Hello students, good morning everyone. Myself Monica Jain from GSSS Ghil, Ambala. I welcome you all in this lecture which is sponsored by EduSet and Haryana Education Department. Now students, today I am going to start the last chapter of class 12th, that is the communication systems. ये चैप्टर जो है ये 3 पार्ट्स में बनेगा. आज हम स्टार्ट करेंगे the first part of this chapter, that is communication systems 1. So let's start with what we are going to learn in this chapter. So communication system 1, इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले हैं. Let's have a look. First topic, we are starting with communication, that what it is and various means of communication. ठीक है. सेकेंड उसके बाद हम समझेंगे important terms related to communication, that what terms we do use frequently in this chapter. Then a basic communication system, उसके जो पार्ट्स हैं, एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है, इस पार्ट में हम इसको जो है वो फॉरवर्ड करेंगे. Then we'll go for bandwidth of signals and bandwidth of transmission medium. मतलब चैनल की bandwidth various types of signals के लिए किस तरह का चैनल चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी को वो सपोर्ट करता है, ये हम इस पार्ट में करेंगे. Then we will be switching over to space communication. Space communication is in 3 modes, that is ground wave, sky wave and space wave propagation. But in this lecture we will be doing only ground wave propagation, and next 2 parts will be discussed in communication system 2. Okay, so let's go on the journey of learning the communication and the related terms. Okay, switch over to next slide. Starting with basics of communication, the first thing children we need to understand, that is what is communication. कम्युनिकेशन का मीनिंग है एक दूसरे से बातचीत करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना. तो साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए तो कम्युनिकेशन 3 प्रोसेसेस का कंबाइंड फॉर्म है. सबसे पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, देन इट इज सेंट and then it is receiving of information. So communication is sum total of all these processes. Okay, now information कैसे जाएगी? Information signal, data या किसी और measurable physical quantity के फॉर्म में जाएगी. सपोज हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो जो हमारे साउंड है, हमारे जो साउंड सिग्नल्स हैं वो दूसरे तक पहुंच रहे हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे हम किसी को मेल कर रहे हैं तो मेल में जो हमारा डाटा है, जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो दूसरे तक पहुंच रहा है, डाटा की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है. ठीक है. इसी तरह से सपोज आपने जो है वो कोई वीडियो बनाई तो वो जो वीडियो है वो कैसे जाएगी? वीडियो आपने व्हाट्सएप से सेंड कर दी, दैट मीन्स आपने इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया. तो वो कैसे जाएगी? डाटा की फॉर्म में जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से उसमें साउंड सिग्नल्स भी आएंगे और उसमें जो है बाकी ऑडियो सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स दोनों आएंगे. तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को कई तरीके से सेंड किया जाता है. सो एक बार हम देखते हैं कि डाउन द टाइमलाइन के कम्युनिकेशन के क्या क्या मीन्स थे. रेडियो ब्रॉडकास्ट, देन it is television broadcast, telephone, telegraph, radar, sonar, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्स जिसको हम सिंपल वर्ड्स में फैक्स कहते हैं, ईमेल, टेलीप्रिंटिंग, टेलीमीटरिंग, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट. ये सब जो है ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. पुराने ज़माने में किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता था, इसके बारे में एक स्टोरी फेमस है. आपने मुगल किंग अकबर का नाम तो सुना ही होगा, है ना. तो जब उनके बेटा हुआ तो अकबर तक बेटे के होने की न्यूज़ कैसे पहुंचाई गई? ड्रमर्स की हेल्प से. मतलब ड्रम्स को ऐसे सेट किया गया कि एक जगह से ड्रम बजता था, जब वो आवाज दूसरे तक पहुंचती थी तो वो दूसरा जो पर्सन था वो ड्रम बजाता था. इस तरह से बहुत डिस्टेंस तक ड्रम्स की आवाज से पहुंचाई गई
अकबर तक उसका बेटे होने की न्यूज़, ठीक है? तो वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन थी। फिर लेटर्स भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, वैसे-वैसे कम्युनिकेशन के मेथड्स जो हैं वो एडवांस होते गए। अब हम हमारा जो लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हम जानते हैं ईमेल को, मोबाइल फ़ोन्स को और इंटरनेट को, ठीक है ना? और इन्फॉर्मेशन के वेज़ हैं। एक बार आप इन पिक्चर्स को देखिए, ये जो है ये रडार है। रडार की हेल्प से क्या किया जा रहा है कि ट्रांसमीटर से वेव्स जा रही हैं और कोई एनिमी एरोप्लेन जो है वो टारगेट उनके रेंज में आ जाता है। इस यहाँ से वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं और रेडार के साथ जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनको ये पता लग जाता है कि ये जो एनिमी एरोप्लेन है ये कितने डिस्टेंस तक है और उसको वो कैसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का वे है। सो रेडार इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ सिमिलरली देर इज सोनार। सोनार की ये आप एक एनिमेशन देखिए, जैसे सोनार में क्या हो रहा है कि कोई अंडर वाटर कोई जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ से ये इस शिप से साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड जो है वो वेव्स जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसके बाद वो पानी में ट्रेवल करती हैं एंड देन कोई किसी भी अंडर वाटर बॉडी के साथ जब वो टकराती हैं तो वो वापस आ जाती हैं। जाने और आने के बीच में जो टाइम है वो नोट करके डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड with help of certain calculations. Okay, so this is how sonar is also used as a means of communication. Similarly, there is fax. fax आपने कभी यूज किया है? अगर नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ कि एक फैक्स मशीन होती है। जो भी डाटा हम भेजना चाहते हैं, सपोज मुझे कहीं पे लेटर को वो करना है, कम्युनिकेट करना है, फैक्स मशीन में मैं वो इंट्रोड्यूस कर दूंगी। उसके बाद जब हम नंबर डायल करेंगे तो उससे जो सेंसर्स हैं वो उन उस डाटा को डिटेक्ट करेंगे एंड दैट विल बी सेंड थ्रू टेलीफोन लाइंस। सो इस तरह से फैक्स वर्क करते हैं। ईमेल आप सब जानते ही हो कि ईमेल क्या होता है, ठीक है? इस तरह से ये ऑल दे आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड लेट्स सी दैट in next slide we need to learn the basic modes of communication, and in the next slides we will be learning that how a modern communication system works. Okay, so let's see for two basic modes of communication. There are two modes of communication. One is point to point, another is broadcast. Point to point communication क्या है? Communication takes place over a link between a single transmitter and receiver. यहाँ पे ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये पॉइंट टू पॉइंट है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू ऑन टेलीफोन, ओके, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन द फोन। अब जो मेरे से जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही है तो मैं ट्रांसमीटर हूँ। जो मेरी फ्रेंड है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है तो वो रिसीवर है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जो मैं फोन पे बात कर रही हूँ वो 10 लोगों को सुनाई देगी, नो। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जो दो लोगों के बीच में होती है, पॉइंट टू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने ये लेक्चर बनाया है और आप लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। दैट मीन्स देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। इस तरह का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट मोड. So in the broadcast mode, there are a large number of receivers corresponding to a single transmitter. Radio and TV are the examples of broadcast mode of communication. इसके एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे एक जगह पे मैच चल रहा है, ठीक है, सपोज सिडनी में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, वहां से ट्रांसमिट होगा मैच एंड इट विल बी सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पता ही नहीं कितने टीवी या कितने रिसीवर्स उसको रिसीव कर रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन।
All right, so let's come forward with the next slide. So now children, we are to learn that what is a basic communication system, उसके क्या क्या parts हैं और उनके क्या क्या functions हैं, right? The first, a basic communication system consists of three parts basically. One is information source, मतलब ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के बाद चैनल, चैनल के बाद रिसीवर। ये जो है ये किसी भी कम्युनिकेशन मोड का, कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इस ब्लॉक चार्ट को देखें। सबसे पहले मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर को फीड किया जाता है, ट्रांसमिट उसको ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद कोई चैनल होगा, चैनल मतलब जैसे वायर्स के थ्रू या स्पेस के थ्रू सिग्नल जाएगा तो उसको हम चैनल कह देते हैं, ठीक है। चैनल से जो सिग्नल है वो रिसीवर तक जाएगा और रिसीवर से जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तक, जिसको हम बोलेंगे कि मैसेज सिग्नल जो है वो रिसीव हो गया, मतलब यूजर उसे यूज कर रहे हैं। अब ये जो चैनल है, चैनल में कुछ नॉइस मतलब कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी ऐड हो सकते हैं, तो ये जो अनवांटेड सिग्नल्स है इनको हम नॉइस कहते हैं। So this is what a basic communication system is, and let's read out that what is the purpose of these three parts actually. The purpose of transmitter is to convert the message signal produced by the source of information into a form suitable for transmission through the channel. अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे स्पेस है, स्पेस में साउंड सिग्नल भी नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिकल भी नहीं जा सकता, तो कौन जाएगा स्पेस के थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा तो वो चैनल से स्पेस में ट्रेवल करेगा, ठीक है। अ चैनल में बी इन फॉर्म ऑफ वायर्स और केबल्स कनेक्टिंग द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, और इट में बी वायरलेस। जैसे टेलीफोन्स, पुराने टाइम में जो फोन्स होते थे वो वायर्स के थ्रू जुड़े होते थे, ठीक है। केबल कनेक्शन, जैसे टीवी का केबल कनेक्शन होता है, ठीक है ना। पर आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है दैट इज प्योरली वायरलेस। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये स्पेस के थ्रू होती है, ठीक है। और जो वायर्स और केबल्स के थ्रू होती है दैट इज कॉल्ड लाइन कम्युनिकेशन। उसमें जो चैनल है वो वायर्स की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो वायरलेस है दैट इज थ्रू स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस कम्युनिकेशन। Now we come to the third part. The receiver has the task of operating on the received signal. अब चैनल से सिग्नल आ गया, रिसीवर ने उसको रिसीव करना है। रिसीवर क्या करेगा? इट रिकंस्ट्रक्ट अ रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो सिग्नल चैनल से ट्रेवल करके आया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूजर तक भेजने के लिए दोबारा से उसको साउंड में कन्वर्ट करना होगा। तो रिसीवर में ये प्रोसेस होता है। रिसीवर सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो यूजर के पास जाएगा। सो इन तीनों पॉइंट्स में इन तीनों पार्ट्स के फंक्शंस क्लियर हो गए। ट्रांसमिट, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, मतलब उसको ऐसी फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा ताकि वो चैनल के थ्रू ट्रेवल कर सके। चैनल उसको कम्युनिकेट करके मतलब अपने में कम्युनिकेट करेगा और उसके बाद वो रिसीवर को देगा। रिसीवर क्या करेगा? उसको ईएम वेव से इलेक्ट्रिकल में और साउंड में कन्वर्ट करेगा और वो सिग्नल जाएगा यूजर तक, जिससे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। सो दिस इज ऑल व्हाट अ बेसिक। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन कम्युनिकेशन। जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो हम कुछ टर्म्स बार बार यूज करेंगे। उन टर्म्स को एक बार हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, दैट ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? इट्स एनी डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर। जैसे कि माइक, माइक क्या करता है? माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हो गया ये जो माइक है मतलब माइक्रोफोन है, दैट बिकम्स अ ट्रांसड्यूसर। इसी तरह से स्पीकर क्या काम करता है? स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू साउंड सिग्नल्स अगेन, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना? तो कोई भी डिवाइस जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। तो आपके रेडी रेकनर के लिए एग्जाम्पल्स हैं माइक एंड लाउड स्पीकर। सो कम फॉरवर्ड विद द सिग्नल। व्हाट इज द सिग्नल? Signal is information converted in electrical form and suitable for transmission. It is called a signal. कोई भी information है, if when it is converted in electrical form and it is suitable for transmission, it is called a signal. It can be either analog or digital. अब एनालॉग और डिजिटल को मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी, पर इसको एक बार हम रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट। साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स इन टीवी आर एनालॉग इन नेचर, but digital signals are those which can take only discrete stepwise values. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि ये साउंड और पिक्चर सिग्नल्स हैं टीवी में, वो एनालॉग हैं, पर ईमेल के अंदर या ईमेल में जो सिग्नल्स जाते हैं दे आर डिजिटल। कंप्यूटर जो भी सिग्नल्स को रीड करेगा वो डिजिटल होंगे, और फोन जो है वो रीड कर सकता है, वो एनालॉग भी हो सकते हैं। तो नाउ वी कम फॉरवर्ड विद द नॉइज। Noise refers to unwanted signals that tend to disturb the transmission and processing of message signals in a communication system. जो भी अनवांटेड सिग्नल्स हैं जो ऐड हो जाते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द नॉइस। कई बार आपने देखा होगा कि जो जब आप रेडियो लगाते हो या जब आप टीवी चलाते हो तो उसमें बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होती है। कई बार बड़ी स्नो आती रहती है या पीछे से आवाज़ें सी आती रहती हैं। ये सब जो है ये नॉइज़ की वजह से होता है। और जनरली ये नॉइज़ कभी इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कहीं आंधी आ रही है तो सिग्नल्स जो हैं वो नॉइज़ को मतलब इंटरसेप्ट कर लेता है। तो ये जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं जब इंफॉर्मेशन सिग्नल्स में ऐड हो जाते हैं तो इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी नॉइज़ कहा जाता है। सो वी कम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज ट्रांसमीटर। Transmitter processes the incoming message signal so as to make it suitable for transmission through a channel and subsequent reception. ट्रांसमीटर क्या करेगा? मैसेज सिग्नल को प्रोसेस करेगा और इसको सुटेबल बनाएगा ताकि उसे ट्रांसमिट किया जा सके। सो नेक्स्ट कम्स अ रिसीवर. A receiver extracts the desired message signal from the received signals at the channel output. रिसीवर ने सिग्नल्स को वो लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो है वो उसको कन्वर्ट करना है साउंड सिग्नल्स के अंदर। ठीक है? सो वी कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टर्म, दिस इज अटेन्युएशन। अटेन्युएशन वर्ड का मीनिंग है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, मतलब वीक हो जाना, सिग्नल का वीक हो जाना, इसको अटेन्युएशन कहते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल while propagating through a medium is called attenuation. जब सिग्नल वीक हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो अटेन्युएट हो गया है, अटेन्युएशन हो गई है उसकी। सो कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लीफिकेशन। ये अटेन्युएशन का अपोजिट है। अटेन्युएशन में सिग्नल वीक होता है, इसमें सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दिस इज प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड द एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर में जो सिग्नल वीक हुआ सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देते हैं बाय प्रोसेसिंग इट थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रेंज. It is the largest distance between a source and a destination up to which signal is received with sufficient strength. उसको रेंज कहते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जब आप एफएम रेडियो लगाते हो तो आपको बताया जाता है कि ये जो चैनल है ये दिल्ली में भी सुना जा सकता है, ये उसके आसपास के एरियाज़ में भी सुना जा सकता है, और अगर ये जो रेडियो स्टेशन है अगर ये चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ में ही सुना जाएगा और दिल्ली तक नहीं सुना जाएगा।
मतलब हर ट्रांसमीटर का एक रेंज होता है, that is the largest distance between the source and the destination up to which the signal is received. इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, सो कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट, दैट इज बैंडविड्थ। Bandwidth refers to the frequency range over which an equipment operates or the portion of spectrum occupied by the signal. ये फ्रीक्वेंसी रेंज है जो सिग्नल की, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। ठीक है, द नेक्स्ट टर्म कम्स आउट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूलेशन क्या है, इसको एक बार मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देती हूँ। जैसे सिग्नल है और सिग्नल जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, क्योंकि वहां तक जाते जाते ये बहुत वीक हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को, मतलब जो साउंड, जो सिग्नल्स हैं जो हम भेजना चाहते हैं, उनको एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो जिसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब जिसको इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू सेंड किया जाता है। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये जो सिग्नल हम भेजना चाहते हैं इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव है दैट इज कॉल्ड अ कैरियर वेव, और उसके बाद जो सिग्नल बना सुपर इम्पोज करके उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, राइट, देन कैरियर वेव, देन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे और डिटेल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं डीमॉड्यूलेशन पे। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल मतलब रिट्रीव करना, मतलब इंफॉर्मेशन को लेना, फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर इज टर्म्ड एज डीमॉड्यूलेशन। जब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। सो लास्ट कम्स द रिपीटर। Repeater is a combination of a receiver and a transmitter. A repeater picks up the signal from the transmitter, amplifies and retransmit it to the receiver, sometimes with a change in carrier frequency. So repeaters are used to extend the range of a communication system. मतलब जगह जगह पे रिपीटर्स लगा देते हैं और जिससे जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होके आगे आगे पहुंचता है और उसकी डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर दिया जाता है। सो रिपीटर्स जो हैं ये पहले रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को, फिर ट्रांसमिट करेंगे, एम्पलीफाई करने के बाद करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस ऑफ रिपीटर। तो दिस इज व्हाट द कम्स अंडर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन। सो एक बार अब डिटेल में कर लेते हैं एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल वैल्यू which at any instant lies within the range of a maximum and a minimum value. यहाँ से देखिए 2 सिग्नल जो हैं वो जा रहे हैं, एक हाई एम्पलीट्यूड वाला है और एक लो एम्पलीट्यूड वाला है। सो इन दोनों को जब सुपर इम्पोज किया गया तो हमारे पास जो सिग्नल बन गया दैट विल बिकम एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, सो वी कम फॉरवर्ड विद द डिजिटल। A digital signal is a discontinuous signal value which appears in steps in predetermined levels rather than having the continuous change. इसमें जो सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी सिस्टम में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ 010101 एटसेट्रा। आपको सिखाया गया था कि एक जो वैल्यू है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम डिजिटल उसमें बाइनरी सिस्टम में। तो उसके बाद ये जो सिग्नल है 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हाई वोल्टेज होगी, 0 वहाँ आएगा जहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगी। So this signal can consist of only 2 values, that is 0 and 1. Okay, so this is what digital signal is and what analog signal is. Okay, so now we can switch over to the next slide. Now students, communication को समझने के लिए
इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितनी बैंडविड्थ की ज़रूरत होगी। बेसिक टर्म्स में हमने ये पढ़ा था दैट व्हाट इज़ बैंडविड्थ। इट इज़ द डिफरेंस इन लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो बैंडविड्थ एक तरह से फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ऑडियो सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए, वीडियो सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए कितनी बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, दिस वी आर गोइंग टू लर्न। The speech signal requires a bandwidth of 2800 Hz, that is 300 Hz to 3100 Hz for commercial telephonic communication. बैंडविड्थ एक तरह से रोडवेज का काम करती है। ठीक है, जैसे 8 लेन रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक जा सकता है, 2 लेन रोड पे बहुत कम ट्रैफिक जा सकता है, इसी तरह से ज़्यादा बैंडविड्थ होगी तो हम सिग्नल्स को फास्ट भेजेंगे और ज़्यादा भेजेंगे। So speech signals requires a bandwidth of 2800 Hz for commercial telephonic communication. For frequencies produced by musical instruments, the audible range of frequencies extends from 20 Hz to 20 kilohertz. ये नॉर्मल ऑडिबल रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी बैंडविड्थ है। इसका जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ है। नाउ थर्ड पॉइंट, video signals for transmission of pictures requires about 4.2 megahertz of bandwidth. अब जो वीडियो सिग्नल्स हैं उनको भेजने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है, इट इज़ 4.2 megahertz. Okay, now we come forward with the TV signal. It contains both voice and picture and is usually allocated 6 megahertz of bandwidth for transmission. तो ऑडियो सिग्नल्स के लिए और वीडियो सिग्नल्स को इकट्ठा भेजने के लिए जो बैंडविड्थ की ज़रूरत है, दैट इज 6 मेगाहर्ट्ज. सो दिस इज हियर चिल्ड्रन, वी हैव डन, दिस इज म्यूजिक सिग्नल विच इज़ इन एनालॉग फॉर्म एंड दिस इज़ अ डिजिटल सिग्नल. सो ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल एंड कंपोनेंट, क्योंकि वीडियो सिग्नल्स के अंदर कलर्स भी जाएंगे तो ये कुछ उस तरह के वीडियो सिग्नल्स इस फॉर्म के रहते हैं. So now children, we come forward to the next slide. Now we come forward with bandwidth of transmission medium. The commonly used transmission media are wire, free space and fiber optic cable. एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है चैनल, इज द सेकेंड कंपोनेंट जो हमने एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा था. अब वो चैनल जो है, मैंने वहाँ भी आपको समझाया था दैट दिस में बी स्पेस और इट मे बी अ वायर, राइट. अब वायर्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह की हैं, जैसे कि कोएक्शियल केबल जो कि केबल टीवी के कनेक्शन के लिए यूज़ होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत फास्ट इंटरनेट के लिए यूज़ होती है, फ्री स्पेस जो हमारे टीवी के सिग्नल्स आते हैं और हमारे डिश के सिग्नल्स आते हैं वो स्पेस के थ्रू आते हैं. तो कितनी बैंडविड्थ ये एक्सेप्ट करता है इसको समझना है. ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, दिस आई हैव शोन अ कोएक्शियल केबल एंड दिस आई हैव शोन अ फाइबर ऑप्टिक केबल. इसको देखिए और इसको आगे चल के थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं. कोएक्शियल केबल इज a widely used wire medium which offers a bandwidth of approximately 750 megahertz. Such cables are normally operated below 18 gigahertz. जो टीवी में जो केबल के कनेक्शन होते हैं उसमें कोएक्शियल केबल का यूज़ होता है. तो ये कोएक्शियल केबल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स जो कि आपको दिखाया जा रहा है. सबसे पहले कॉपर वायर है जो सिग्नल कैरिंग वायर है. उसके बाद इंसुलेशन, आपने देखा होगा कभी एक केबल को तोड़ के देखें, उसमें इंसुलेशन कॉपर के ऊपर एक वाइट या ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है. उसके ऊपर एक वायर मेश होता है कॉपर का या सिल्वर का, एंड उसके बाद फिर से इंसुलेशन जो कि वाइट कलर की होती है. जब आप एक कोएक्शियल केबल को थोड़ा सा ब्रेक करके देखेंगे या उसको काट के उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये चारों पार्ट्स आपको बड़े क्लियरली दिखाई देते हैं. इसी तरह से फाइबर ऑप्टिक केबल है. आप देखें कि अब तो जो है वो जियो फाइबर या भारत फाइबर इस तरह के इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं. ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. तो इसमें से जो रेंज आता है, बैंडविड्थ आती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से सिग्नल्स बहुत फास्ट आते हैं. कोएक्शियल केबल
पहले मैंने आपको बता दिया ये कितनी बैंडविड्थ में यूज होता है. इट इज यूज्ड फॉर अ बैंडविड्थ ऑफ 750 मेगाहर्ट्ज. And communication through free space using radio waves takes place over a very wide range of frequencies, that is from a few hundred of kilohertz to a few gigahertz. फ्री स्पेस कम्युनिकेशन जो है हमने काफ़ी डिटेल में करना है और उसको हम काफ़ी वास्ट रेंज में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के लिए. ठीक है. सो अब हम आते हैं आगे. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर्स इज परफॉर्म्ड इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 टेराहर्ट्ज टू 1000 टेराहर्ट्ज. टेरा मतलब 10 टू पावर 12. तो इतनी बैंडविड्थ ये प्रोवाइड करता है. इतने इसीलिए जो फाइबर के जो सिग्नल्स है वो बहुत फास्ट आते हैं. An optical fiber can offer a transmission bandwidth in excess of 100 gigahertz. 100 गीगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा ये बैंडविड्थ को प्रोवाइड कर सकता है. दैट मीन्स इट विल इनेबल टू हैव अ वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन. सो देवर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम विच आई एक्सप्लेन्ड. एक बार उसको रिवाइज करें. फर्स्ट वॉज वायर, देन इट इज़ फ्री स्पेस, देन इट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल. कई और तरह की लाइन कम्युनिकेशन भी होती है कोएक्शियल केबल के अलावा, जैसे कि एक ब्लैक रिबन होता है. आपने कभी देखा होगा कि एंटीना से आपके टीवी तक जो वायर आती थी वो ब्लैक पैरेलल वायर रिबन उसको बोलते थे. ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर यूज होता है डाटा केबल्स में. तो इसी तरह से इतना वास्ट एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम टाइम को ध्यान में रखते हुए और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसको हम कंसाइज कर रहे हैं कि 2 तरह के हमने डिस्कस किए. कोएक्शियल केबल और फाइबर कितनी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और फ्री स्पेस कितनी बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट bandwidth of transmission medium and bandwidth of signals. Now we switch over to the next slide. So let's come forward children with the space communication. अब स्पेस कम्युनिकेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll understand that what is space communication. Then we will discuss attenuation, then range of electromagnetic waves, ground wave propagation, sky wave propagation, space wave propagation, and then TV transmission and height of TV antenna, satellite communication and remote sensing satellites. ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो पॉसिबल है कि इस लेक्चर में कंप्लीट ना हो पाए, तो देखते हैं हम इस लेक्चर में हम कितना समझ पा रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स कम फॉरवर्ड with the space communication, that is the basic first. Space communication means free space communication. आपने देखिए कि एटमॉस्फेयर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम स्पेस कम्युनिकेशन कहेंगे. A free space does not have solid particles or ionized particles and it has no gravitational and electric fields of other fields of its own. When frequency of transmitted wave is very high, the actual space is considered nearly a free space. हम उसको free space मान लेते हैं. बेशक उसमें थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स मतलब आयनाइज्ड पार्टिकल्स होंगे, बट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज क्वाइट हाई, देन वी विल ट्रीट इट एज फ्री स्पेस. So let's see some basic terms related to it. First of all is antenna. Antenna is a device which acts as emitter of electromagnetic waves and it also acts as receiver of electromagnetic waves. ट्रांसमीटर में भी एंटीना लगेगा जिसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना कहेंगे और रिसीवर में भी एंटीना लगेगा जिसको हम रिसीविंग एंटीना कहेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट टर्म इज अटेन्युएशन. इट इज द लॉस ऑफ पावर ऑफ रेडिएशन ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन स्पेस. पावर डेंसिटी गॉन डिक्रीजिंग and as electromagnetic waves go away from the source. जैसा कि हमने पहले भी important terms में डिस्कस किया था, attenuation का मीनिंग है weakening of signals. तो जब signals long distance travel करते हैं तो उनका जो पार है उसका लॉस होता है. So this technically is known as attenuation. It is proportional to square of the distance traveled and is generally measured in decibel. जैसे जैसे वेव्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं वैसे वैसे ये वीक होती जाती हैं. और अब आप सोचोगे कि इसको रिकवर कैसे किया जाता है.
है ना। एम्पलीफायर लगा के इसको बूस्ट अप, इसकी पावर को इंक्रीज किया जाता है, बूस्ट अप किया जाता है और जो लॉस होता है उसको रिकवर कर लेते हैं, राइट। सो स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों, इस स्लाइड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। अब ये स्टोरी क्या है, सपोज एक बच्चा एक्स रूम के एक एंड पे खड़ा हुआ है और दूसरा बच्चा वाई रूम के दूसरे एंड पे खड़ा है, ठीक है। एक्स के हाथ में एक बॉल है और उसने वाई को देनी है, राइट। अब एक्स वाई तक बॉल कैसे कैसे पहुंचा सकता है। पहला मेथड कि वो ग्राउंड के अलोंग बॉल को रोल कर दे। दूसरा मेथड, वो बॉल को थ्रो करे और वाई उसको पकड़ ले। तीसरा मेथड, वो बॉल को जोर से थ्रो करे और बॉल छत से रिफ्लेक्ट होके वाई के हाथ तक आ जाए, ठीक है ना। ये तीन मेथड्स हैं जिनसे एक्स बॉल को वाई तक पहुंचा सकता है। एक फोर्थ मेथड भी हो सकता है कि जो एक्स है वो ग्राउंड पे बॉल को करे, मतलब थ्रो करे और वहां से बॉल बाउंस होके वाई के हाथ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये सारे जो मोड्स ऑफ प्रोपिगेशन है, इनको हम वेव की प्रोपिगेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इसमें रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स बॉल की तरह एक्ट कर रही हैं। They travel in space in different ways depending on the behavior of these waves with respect to Earth and the atmosphere. They are ground wave propagation, sky wave propagation, and space wave propagation. वन बाय वन करके इन तीनों को पढ़ेंगे। बॉल के साथ मैं रिलेट करती हूँ जो हमने फर्स्ट मेथड बताया कि ग्राउंड के साथ साथ बॉल जाएगी, उस तरह की प्रोपिगेशन है जो वेव्स की, उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। जब वो छत से रूफ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, बॉल वाई के हाथ तक पहुंचती है, उस तरह की वेव प्रोपिगेशन को बोलते हैं स्काई वेव प्रोपिगेशन। और जब बॉल ए एक्स वाई को डायरेक्ट कैच करवा देता है, उस तरह की प्रोपिगेशन को बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपिगेशन, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। इसमें लिखा है एएम रेडियो वेव्स, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स के लिए ये सुटेबल मोड ऑफ प्रोपिगेशन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इन ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन द रेडियो वेव्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज वेव्स आर कॉल्ड ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स। बहुत इजी है समझना, तो आई थिंक कि मैंने इजीएस्ट लैंग्वेज यूज की है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। These waves are not confined to surface of earth but are guided along the earth's surface and they follow the curvature of earth. जैसे जैसे अर्थ, आपको पता है कि अर्थ की जो सरफेस है वो कर्व्ड है, तो ये जो वेव्स है ये कर्वेचर को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट, the energy of radio waves decreases as they travel over the surface of earth due to conductivity and permittivity of earth's surface. देखो जो वेव्स है उसकी एनर्जी को ग्राउंड ने एब्जॉर्ब करना है, इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू कंडक्टिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब देयर आर वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ वेव्स डिक्रीज। और इसको टैक्टिकली हम बोलते हैं अटेनुएशन, वीकनिंग ऑफ सिग्नल। अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिग्नल वीक हो जाएगा जैसे जैसे ये आगे जाएगा। अटेनुएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ फैक्ट बेस्ड थिंग कि जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स हैं उनकी वीकनिंग जल्दी हो जाती है। Therefore, the ground waves are limited to frequency of 1.5 megahertz or a wavelength of 200 मीटर। इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स तक इसको लिमिट किया जाता है। 1500 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वेव्स के लिए दिस मोड इज नॉट सुटेबल। सो लेट्स एनहांस इट फर्दर। अब इसके वैल्यू पॉइंट्स एक बार दोबारा देखते हैं। ग्राउंड वेव्स प्रोग्रेस अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे दिखाया गया आपको। ग्राउंड वेव सरफेस के साथ साथ प्रोग्रेस होती है। अ वेव इंड्यूसेस करंट इन द अर्थ ड्यू ओवर विच इट पासिस and thus loses some energy by absorption. This is made up by energy diffracted to downward from the
अपर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट। जो वेव्स हैं वो टिल्ट होती जाती हैं जैसे जैसे वो अर्थ की ओर ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, अटेन्युएशन ऑफ द सिग्नल एज ग्राउंड वेव्स प्रोग्रेस अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड इसको थोड़ा और एनहांस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसका जो अटेन्युएशन है वो डिक्रीज होता है। Another way of attenuation is due to diffraction and gradual tilting of the wavefront. Tilting के कारण भी इसकी एनर्जी लॉस होती है। The increasing tilt of wavefront causes greater short circuiting of electric field components of the wave. आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है दिस इज फाउंड टू बी मोर डाइफ्रेक्टेड. So after some distance from the antenna, the waves lie down and dies. ये देखिए यहाँ से वेव ने ट्रांसमीटर से वेव आई थी, जैसे जैसे इसने ट्रेवल किया ये टिल्ट होती गई, पहले स्ट्रेट थोड़ी सी टिल्ट हुई, फिर ज़्यादा टिल्ट हो गई, फिर और टिल्ट हो गई, फिर बिल्कुल ही टिल्ट हो गई। तो इस तरह से जैसे जैसे वेव प्रोपिगेट करती है देयर इज एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ टिल्ट, राइट। सो slowly waves will lie down the earth and dies. A maximum range of transmitter depends on the frequency as well as its power. अगर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी. In medium frequency band, the range cannot be increased only by increasing the power, but propagation is definitely limited by the tilt. So I hope that I am clear over here. और अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। सो फार बेटा हम लोगों ने ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन को समझा, और ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन का जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि जो ट्रांसमीटर का रेंज है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी तो उसकी वीकनिंग जल्दी हो जाएगी, और अगर कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी तो वो बेटर रहेगा. सो दिस मोड इज सुटेबल ओनली फॉर लो फ्रीक्वेंसी बैंड. Now after this students, we need to switch over to space wave propagation and sky wave propagation. Okay. So ये दोनों methods हम discuss करेंगे next lecture में. Till then आप लोग एक इस chapter को revise करो और इसको अच्छे से समझो और notes बनाओ, ठीक है. So goodbye everyone. God bless you. Happy learning to everyone. Thank you so much.